We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नैथानी और आप इस वक्त हैं न्यूज नेशन के वॉर स्टूडियो में। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जो है वो ये कि पहलगाम हमले का बदला लेने के लिए भारत ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू कर दिया है। और यहां पर इसे कंडक्ट करने के लिए आते हैं, यहां पर विक्रम मिस्री तो आते ही हैं, लेकिन साथ ही साथ उनके साथ आती हैं कर्नल कुरैशी आती हैं, और साथ ही साथ अगर हम बात करें विंग कमांडर व्योमिका सिंह की तो वो आती हैं। ऑपरेशन सिंदूर और 2 महिला जो हमारी जो कमांडर्स हैं उनको अगर भेजा जाता है, कर्नल एक विंग कमांडर, आखिर इसके पीछे का क्या कोई स्ट्रैटेजी है, क्या कोई प्लानिंग है, ये क्या मैसेज दे रहा है, इस पर भी हम बात करेंगे। हमारे साथ तमाम खास मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं, फटाफट से परिचय मैं करवा देती हूँ। कर्नल शशांक कौशल इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं स्टूडियो में, साथ ही साथ हमारे साथ कमांडर अतुल भारद्वाज इंडियन नेवी ऑफिसर हैं, हमारे साथ स्टूडियो में जुड़े हुए हैं, और एयर कॉमोडोर नृप कुमार मेहता जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी का स्वागत है और सबसे पहले तो आपको सैल्यूट, आपको जय हिंद। और आज जो हमारी सेना ने कर दिखाया है वो वाकई ना केवल सेना के लिए बल्कि पूरे भारतवर्ष के लिए। प्रधानमंत्री मोदी ने भी आज कहा ना कि आज का दिन गर्व का दिन है सर। बिल्कुल, चलो ओके। ये सिर्फ पहलगाम का हमले का ही रिएक्शन नहीं है। इतने सालों से, कितने ही सालों से हमारे देश में क्या हो रहा है, टेररिस्ट क्या, उनका क्या मकसद है, वो हमारे देश को हिंदू और मुस्लिम को धर्म और जाति के हिस्से से बांटने की कोशिश कर रहे हैं। आप याद करिए 22 अप्रैल को क्या हुआ, तुम हिंदू हो, बिल्कुल। और इसलिए बदला लेने के लिए प्रधानमंत्री ने क्या किया, इस महिलाओं के सामने उनके पति को मार के उनका सिंदूर मिटाया गया। प्रधानमंत्री ने इस ऑपरेशन का नाम रखा सिंदूर। मैं इस पर डिटेल में जाऊंगी, लेकिन एक क्विक रिएक्शन, क्योंकि आज सबके लिए ये गर्व का पल है, तो वो गर्व का पल और आपके मन में अभी क्या वो जो इमोशंस है, फीलिंग्स हैं, वो आ रहे हैं कमांडर साहब में, एक आपसे फिर कर्नल से। वी आर फीलिंग वेरी वेरी प्राउड कि वी हैव टेकन एक्शन। ये लॉन्ग पेंडिंग एक था एक्शन जो कि हमें लेना ही था, और हमको ये पाकिस्तान को एक लेसन सिखाना ही है, क्योंकि वो रुक नहीं रहा है, वो लगातार इस टेररिस्ट पाथ पर चलता जा रहा है। समवेयर ही हैज टू बी हॉल्टेड, समवेयर ही हैज टू बी टोल्ड कि आप रुकिए, ये जो गलत काम आप कर रहे हैं, जो हमारे देश का विभाजन करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके लिए आपको थमना पड़ेगा। और अगर आप नहीं थमते हैं तो फिर हम नहीं थमेंगे और हम आपको पूरी तरह से अटैक करेंगे। इसीलिए ख्वाजा आसिफ, कर्नल शशांक ये कह रहे हैं कि अगर भारत रुक जाएगा तो हम भी रुक जाएंगे। देखिए, आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि ये जो रिएक्शन हमारी तरफ से गया है, ये एक बेहतरीन उदाहरण है पूरी दुनिया के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। आप रिएक्शन, अभी इस समय जो मेजर लड़ाइयाँ पूरी दुनिया में चल रही हैं, चाहे यूक्रेन रशिया की चल रही हो, चाहे वो इजराइल और इसके चल रही है, इन सब में उन्होंने एस्केलेट किया है। करेक्ट। लेकिन एक एस्केलेशन से एक देश जो है 15 साल पीछे चला जाता है। राइट। स्ट्रैटेजिक लेवल पे आई थिंक द वर्ल्ड शुड टेक दिस इंस्पिरेशन फ्रॉम अस कि किस तरीके से एक रिएक्शन दिया जाता है जो कि अपनी थ्रेशोल्ड को कंट्रोल में रखे, एस्केलेशन ना होने दे, और साथ ही साथ इतना स्ट्रॉन्ग मैसेज दे सामने वाले को दैट यू आर द स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन इन दिस कंप्लीट एरिया। और ये केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का जो पोस्ट है वो भी बाकायदा दे चुका था कि पाकिस्तान को लेकर भारत सरकार की, मोदी सरकार की जो नीति है, जो पॉलिसी है, वो एकदम क्लियर है, इसमें कोई शक और शुबा नहीं होनी चाहिए। लेकिन वो पहले 9 टारगेट्स जिनका जिक्र आज हम यहां पर कर रहे हैं, वो जो ध्वस्त कर दिए गए और इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, और सर आपके सामने ये स्क्रीन भी है, और जब आप बताएं, अगर आप स्टिक का इस्तेमाल करें तो ज्यादा बेहतर होगा, हमारे दर्शकों को भी पता चल पाएगा। सबसे पहला जो हमला हुआ वो हुआ सवाई नाला कैंप पर, और आप ये देखिए कि जब इन 9 टारगेट्स को सेट किया जाता है, कितनी सटीक वो जानकारी थी। मैं उस पर आगे भी आऊंगी कि क्या क्या हुआ और किस तरह के रिएक्शंस इस पर आ रहे हैं, लेकिन ये बता रहा है कि ये वो 9 टारगेट जिसकी पहले जानकारी ली गई और फिर उसके बाद इन्हें उड़ा दिया गया, नेस्तनाबूद कर दिया गया। आप देखेंगे इनमें 9 टारगेट्स में 5 टारगेट पीओके में है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर में, और 4 टारगेट पाकिस्तान में है। इनके बारे में जानकारी
एज लेट एज 5 मई तक की थी। जो राव ने डोजियर बनाए थे उसमें इंफॉर्मेशन 5 मई तक थी। इसीलिए जो इफेक्ट हुआ है वो बिल्कुल क्लियर है, विजिबल है, दिख रहा है क्या हुआ है। जो अजहर महदूद के फैमिली का मारे जाना, इससे सबूत मिलता है कि उनको मौका ही नहीं मिला और हमारी इंटेलिजेंस बड़ा परफेक्ट थी। और ये सारे टारगेट वेल विद इन द रेंज थे। हमको एलओसी क्रॉस करने, वैसे एलओसी का मतलब ही नहीं रहा, बिकॉज शिमला समझौता उन्होंने खत्म कर दिया, तो एलओसी का मतलब ही नहीं रहा। इसलिए हमको कोई ऐसा क्रॉस करने की, ऐसा कोई वायलेट करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। दुनिया को जैसे इन्होंने कहा हमको लेसन लेना चाहिए, हमने इतना संयम रखते हुए अपने राफेल एयरक्राफ्ट को और ड्रोन को यूज किया और अटैक करते हुए, संयम रखते हुए, बिना मिलिट्री और सिविलियन टारगेट को हिट करते हुए हमने सिर्फ और सिर्फ मिलिट्री टेररिस्ट कैंप को अटैक किया। बिल्कुल। और सबसे पहले कमांडर सर, सवाई नाला, वो सवाई नाला जहां पर सोनमर्ग हो, जहां पर गुलमर्ग हो या फिर पहलगाम क्यों ना हो, वो आतंकी जो आकर अंजाम दे जाते हैं उनको ट्रेनिंग यही इसी सवाई नाला कैंप में दी गई थी। देखिए, ये बहुत ही कैलिब्रेटेड अटैक है और बहुत सीक्रेसी के साथ किया। बहुत सरप्राइज एलिमेंट इसमें हमारा बहुत ज़्यादा है। और हमने जो सिलेक्ट करिए टारगेट्स करे हैं सिलेक्ट, वो बेसिकली टेररिस्ट कैंप्स को सिलेक्ट किया गया है जहां टेररिस्ट की ट्रेनिंग होती है, जिन्होंने कि हमारे देश में कहर मचा रखा है बहुत सालों से, बहुत डेकेड से। तो हमने इस सब चीज़ों को देखते हुए हमने बहुत ही पाकिस्तान की आर्मी को अटैक नहीं किया, पाकिस्तान के आवाम को अटैक नहीं किया। हमने सिर्फ यहाँ पर जो टेररिस्ट कैंप्स हैं, जो टेररिस्ट पैदा करते हैं, जो टेररिस्ट फैक्ट्रीज हैं, बेसिकली हमने उनके ऊपर ये टारगेट किया है। और ये बड़ा ही प्रिसिशन अटैक्स है जो हमने लॉन्च किए हैं इंडिया ने। और सर मेरे ख्याल से ये इसके लिए तो पूरी दुनिया इसको मानेगी कि जिस तरह से एकदम बिल्कुल टारगेट सेट कर कि और कहीं किसी तरह से कोलैटरल डैमेज या और किसी भी तरह से नुकसान कहीं ना पहुंचे और सीधा एकदम टारगेट पर पहुंचे, इसके लिए तो मेरे ख्याल से मानना पड़ेगा। ये तो पहली बार हम सुन रहे हैं, या फिर इनके नोट्स बनाए जाएंगे, इसको बताया जाएगा। ये एकदम से सारी एजेंसीज ने मिलकर सारी एजेंसीज ने मिलकर एक बहुत ही प्लान तरीके से ये अटैक्स किए गए हैं ताकि हम इसको ना तो ज़्यादा एस्केलेट करें, हम ना तो इसको पाकिस्तान की मिलिट्री पे अटैक करके हम उनको और भड़काएं। हमने कहा है कि ये हमारा मकसद है कि टेररिज्म खत्म हो। अगर आप टेररिज्म, हाँ, हमारा मकसद ये नहीं है कि पाकिस्तान खत्म हो। इस वक्त हमारा मकसद ये है कि टेररिज्म पाकिस्तान खत्म करे। हाँ, अगर पाकिस्तान इस चीज़ को नहीं मानता है और नहीं सीखता है तो उसको आगे भी उसकी क्लास लगाई जाएगी, उसको और सिखाया जाएगा और हम हमारी कैपेबिलिटीज हैं उसके अनुसार हम पाकिस्तान को बहुत करारा जवाब देंगे। कर्नल शशांक, मैं बिलाल कैंप की अगर बात करूं, ये मुजफ्फराबाद में, यहाँ पर हथियार किस तरह से चलाए जाएं, विस्फोटक किस तरह से बनाए जाए या चलाए जाए, ना केवल इतना बल्कि जंगल में आपको किस तरह से सरवाइव करना है, उस सर्वाइवल की ट्रेनिंग इसी बिलाल कैंप में दी जाती थी। मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाता हूं इसमें जी। एक एरिया है KPK एंड स्वात वैली, वो यहाँ का ब्रीडिंग ग्राउंड है। तो जो वहाँ से यंग बच्चों को उठा के यहाँ पर लाया जाता है, जिनको फिर उसके बाद ट्रेनिंग दी जाती है। ये इनका ट्रेनिंग ग्राउंड है। ट्रेनिंग ग्राउंड के बाद आगे लॉन्च पैड्स होते हैं और लॉन्च पैड से आगे उनको इन्फिल्ट्रेट कराया जाता है। नाउ अंडरस्टैंड दिस, टुडे अगेन मैं वही बात कर रहा हूँ कि इतना अच्छा उदाहरण जो है आई थिंक पूरी दुनिया में आपको कहीं नहीं मिलेगा, जहाँ पर हर चीज़ का इस्तेमाल बहुत ही ऑप्टिमाइज्ड तरीके से किया गया है। यहाँ पर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ है। टेक्नोलॉजी के थ्रू दी मूवमेंट, कहाँ पर वो आप उसको अंडर सर्विलेंस रख रहे हैं, और उसके बाद जितने पुराने डोजियर्स और जो हमारे पास इंफॉर्मेशन पुरानी थी उसको लेटेस्ट इंफॉर्मेशन के साथ ऐड करके ये 9 टारगेट्स जो हैं बिल्कुल तरीके से और सलीके से थी सर ये जानकारी। एग्जैक्टली। इनफैक्ट अगर आप अफगानिस्तान में US आर्मी ने जो इतने साल निकाले हैं, अगर आप उनके बारे में पढ़ें, यू विल रियलाइज देयर इज नॉट इवन वन एग्जांपल लाइक दिस, बिकॉज हर जगह उनके कोलैटरल डैमेजेस वर वेरी स्ट्रांग एंड दैट इज द रिपरकशन फ्रॉम द लोकल पब्लिक, जिसकी वजह से उनको रातों रात भागना पड़ा। राइट, बट अब यहाँ देखिए आप कि कितने सटीक तरीके से कहाँ से वो मूव करते हैं, कहाँ आते हैं, कहाँ कॉन्सेंट्रेटेड है, जहाँ पर इम्पैक्ट सबसे ज्यादा होगा उस एरिया को सिलेक्ट करके और उसमें भी पिन पॉइंट करके कि कौन सी बिल्डिंग। सो टेक्नोलॉजी, इंटेलिजेंस एंड एनालिसिस, उन तीनों का बहुत ही बेहतरीन कॉम्बिनेशन है ये। आई थिंक द वर्ल्ड विल टॉक अबाउट दिस काइंड ऑफ एग्जांपल फॉर इयर्स टू कम
under this government. ये बात तो बिल्कुल आपने ठीक कही सर, और ये पूरी मतलब सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए एक मैसेज है। हम एक एक कैंप की, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, आपने पूछा कि इतना प्रिसाइज कैसे हो गया। ये प्रिसाइज होने के लिए 4 चीजें चाहिए होती हैं एयरफोर्स में। पहली बात, हमारे पास इंटेलिजेंस, उन्होंने कहा इंटेलिजेंस इन्फॉर्मेशन हमारी परफेक्ट थी, बिल्कुल एक्यूरेट थी। दूसरा होता है एयरक्राफ्ट। आज भारतीय वायुसेना के पास ऐसे एयरक्राफ्ट हैं जिनमें कैपेबिलिटी है वो ये सब करने की। तीसरा है हमारा वेपन, जो हमारे मिसाइल हैं उनको, इनका प्रिसीजन मिसाइल कहा जाता है, जिनकी एक्यूरेसी है 1 मीटर के अंदर प्लस माइनस के अंदर वो एक्यूरेटली अटैक टारगेट पे हिट कर सकते हैं। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, बल्कि मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द मैन बिहाइंड द मशीन। स्किल ऑफ आवर पायलट्स इज सो गुड टुडे दैट दे हैव कंबाइंड ऑल द 4 एस्पेक्ट्स एंड डन द एग्जैक्ट व्हाट द कंट्री वाज लुकिंग फॉर। तो यही, और वो जो देश उबल रहा था आज, मतलब सब तो मॉक ड्रिल की तैयारियों में लगे हुए थे। सब ये सोच रहे थे कि वो एयर रेड सायरन जो है वो सुनाई देंगे। मानी, यहाँ पर मैं आपको एक समझाना चाहता हूँ। 3 लेवल्स होते हैं एक किसी भी रिएक्शन को करने के। एक स्ट्रैटेजिक लेवल है, एक ऑपरेशनल लेवल है, एक टैक्टिकल लेवल है। टैक्टिकल लेवल पे ये जो कार्रवाई हुई है, इसको समझिए कि एक टैक्टिकल लेवल पे, लोअर लेवल पे, क्योंकि पूरा देश इंतजार कर रहा था कि हम क्या रिएक्शन करेंगे। करेक्ट। हाँ, उनको लग रहा था कि सिर्फ बैठकें हो रही है, अटैक कब होगा। एग्जैक्टली। सो उनके लिए ये एक्शन होना जरूरी था। लेकिन एट द सेम टाइम हमारी जो लीडरशिप है वो समझती है कि एक लड़ाई, एक जंग होने से पूरी तरह देश कितना पीछे जा सकता है। तो उसको उन्होंने ऑपरेशनल लेवल पे क्या करा है कि आपको मोबिलाइज करा है, अपने बॉर्डर्स को स्ट्रेंथन करा है। सिविल डिफेंस की जो एक्सरसाइज आज होनी है, उस एक्सरसाइज से आपके देश की जनता को तैयार किया है कि अगर एस्केलेशन हुआ तो हम तैयार होने चाहिए उसके लिए। बट एट द स्ट्रेटेजिक लेवल उन्होंने जो थिंकिंग उनका है वो इतना बेहतरीन है कि आई डोंट थिंक कि मेरे को हिस्ट्री में कहीं पर ऐसा, ऑल्दो आई एम अ वेरी रेगुलर और मैं एक मिलिट्री हिस्ट्री का बहुत ही कीन स्टूडेंट हूँ, बट मैंने आज तक ऐसा कोई एग्जांपल नहीं देखा जहाँ पर इन तीनों लेवल्स पे इतने सटीक तरीके से एक रिएक्शन दिया गया हो, जहाँ पर देश की जनता को गर्व महसूस हो रहा है, एट द सेम टाइम उनको डिफेंस के लिए आप तैयार कर रहे हैं, और बाकी सारे देशों के साथ आपने बातचीत करके अपनी तरफ जो उनका भरोसा है वो भी जीता है। बिल्कुल आपने ठीक। और मोदी जी तो ये कहते भी है ना, वो हर बार हर मंच से ये कहते रहे कि ये युद्ध का समय नहीं है। और भारत युद्ध का नहीं बल्कि बुद्ध का देश है। इकोनॉमी को ग्रो करने की बात वो यहाँ पर करते हैं, लेकिन इनको भी सबक सिखाना जरूरी था कमांडर साहब, क्योंकि ये ना सोचे कि ये किसी को भी मारकर चले जाएंगे इस तरीके से, निहत्तों को, निर्दोषों को, और भारत चुपचाप बैठा रहेगा। इनकी कमर तोड़नी जरूरी है, और ये कमर टूटती यहाँ पर वही वो जो कैंप्स है वो हम दिखा रहे हैं। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बहावलपुर है, ये तो 100 किलोमीटर अंदर है। अगर हम वहां पर देखें, ये जैश का वो गढ़, ये तो सर ब्रेन माना जाता है, हेडक्वार्टर। बिल्कुल आप सोचिए, आतंकियों के भी हेडक्वार्टर्स बनते हैं सर। देखिए 100 किलोमीटर अंदर जाके मारना एक सिग्नल है। इंडिया ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिग्नल दिया। पाकिस्तान की आर्मी कहती थी कि हम सब कन्वेंशनल लेवल पे टेररिस्ट को भेज के हम एक अटैक कर देंगे इंडिया पे, और इंडिया के पास कोई ऑप्शन नहीं है, वो उसको एस्केलेट नहीं करेगा मिलिट्री लेवल पर। पाकिस्तान की यही सोच थी। और अगर पाकिस्तान ये फोके थ्रेट भी देता रहता था कि अगर आप करेंगे तो न्यूक्लियर, हम 2 न्यूक्लियर नेशंस हैं और आप ये नहीं कर सकते। ये हमने अब प्रूव कर दिया 100 किलोमीटर अंदर जाके इतने सारे टारगेट्स एक साथ साइमल्टेनियसली अटैक कर कि हम वो थ्रेशोल्ड क्रॉस कर चुके हैं। हम ये डिस्टिंक्शन नहीं मानते कि टेररिस्ट और कन्वेंशनल आर्मीज के बीच में जो पाकिस्तान डिस्टिंक्शन क्रिएट करने की कोशिश करता है, उसको हमने स्ट्रेटेजिक लेवल पे तबाह कर दिया है, उसको हमने खत्म कर दिया है कि अगर आप अटैक करते हैं, कोई भी टेररिस्ट अटैक होगा तो हम आपको अंदर घुस के आके हम एक छोटा अटैक नहीं करेंगे, हम इसको मैसिव लेवल पे हम एक अटैक करेंगे और उसका जवाब देंगे। ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है जिस पर आज चोट की है। ये वो जगहें हैं जहां पर अजमल आतंकी कसाब की अगर हम बात करें, डेविड कोलमैन हेडली का तो खुद स्टेटमेंट आया था, तहव्वुर हुसैन राणा जैसे जिनको यहां इसी मुरीद के इसी मरकज की जो हम बात कर रखे हैं यहां ट्रेनिंग दी गई थी। लेकिन आइए हम कुछ सैटेलाइट इमेज पर भी बात करते हैं। वो सैटेलाइट इमेज इस वक्त आपके स्क्रीन पर यहां पर नजर आ रही है, और सबसे पहले हम भिम्बर की यहां पर बात कर रहे हैं सर। भारतीय सेना के जो आतंकी ठिकाने को जो भारतीय सेना ने निशाना बनाया है, पहले की तस्वीर में आतंकी कैंप नजर आ रहा है, जबकि बाद में जब ये स्ट्राइक की गई है उसके बाद आप देखिए कि किस तरह से एकदम ध्वस्त कर दिया गया है, नेस्तनाबूत उसको कर दिया गया है। और भिम्बर वो जहां पर किस तरह से हथियार चलाने की जो ट्रेनिंग है वो दी जाती थी।
भिम्बर ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कैंप है जहाँ से सबसे ज़्यादा राजौरी और पुंछ की तरफ जितने नाले हैं उन एरिया से इन्फिल्ट्रेट कराया जाता है ट्रेनिंग के बाद। और ये वो पैदल सैनिक हैं जो कि छोटे एक्शन करने के लिए भेजे जाते हैं और बहुत नंबर्स में आते हैं। एवरी सेकेंड डे हम बार बार सुनते हैं कि बॉर्डर पे ये गोलीबारी हुई और 2 टेररिस्ट या 2 इन्फिल्ट्रेटर्स को मार गिराया गया। सो ये एक बहुत बड़ा इशू है जो कि हमें वहाँ पर रोक पाएंगे जो हम, जिससे कि इन्फिल्ट्रेशन रिड्यूस होने के बहुत 100% चांसेस हैं। इशू एक और बहुत बड़ा है क्योंकि कुछ समय से हमारा जो ध्यान है वो माउंटेन वॉरफेयर की तरफ और नदर्न बॉर्डर्स की तरफ है, क्योंकि वहाँ पिछले 3-4 साल से आप जानती हैं कि किस तरीके के टेंशन्स चल रहे थे। उस हिसाब को देखते हुए क्या हुआ है कि कुछ आर्मी यहाँ से रिड्यूस करके और उनको नदर्न बॉर्डर्स की तरफ ले गए हैं। अब यहाँ पर नेचुरली इस एरिया में वो उतनी फौज नहीं है जितनी होनी चाहिए थी, लेकिन साथ ही साथ ये टेक्नोलॉजी का यूज करके हम कॉन्टिन्यूसली उसके ऊपर सर्वेलेंस रख रहे हैं। जहाँ पर हमें 10 लोग मिलते थे आज वो 2 लोग हैं, बट टेक्नोलॉजी इज इम्प्रूविंग। इसलिए अगेन ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है जहाँ पर कि एक ऐसे टेररिस्ट कैंप को अटैक किया गया है जहां से हमें इन्फिल्ट्रेशन की सबसे ज्यादा खबर आती थी, जिसके रोकने से या जिसको बर्बाद करने से हमारी फौज को एलसी पे भी थोड़ा सा सुकून मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। अब ये हमने भिम्बर की बात की, अब कोटली पर हम यहाँ पर बात करते हैं और अब आपके नेक्स्ट जो स्क्रीन पर इमेज आ रही है वो कोटली की इमेज आएगी कि पीओके के कोटली अब्बास की अगर बात करें तो यहाँ पर कैसा था स्ट्राइक से पहले और स्ट्राइक के बाद की अगर हम बात करें तो वो किस तरह से नजर आती है तस्वीर। और कोटली अब्बास की अगर मैं कमोडोर सर यहां पर बात करूं, लेकिन उससे पहले एक और तस्वीर हम यहां पर दिखा देते हैं सर्जिल की भी। सर्जिल सियालकोट की तस्वीर दिखाएं तो पाकिस्तान के अंदर भारत ने सर्जिल सियालकोट में भी आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया है। हमले से पहले की तस्वीर और हमले के बाद की तस्वीर भी इस वक्त हम यहां पर दिखा रहे हैं। लेकिन कोटली अब्बास की बात करूं मैं, सर फिदाइन तैयार किए जाते हैं, मतलब इनके हर कैंप का अलग महत्व था। ये यहाँ पे सुसाइडल अटैक वाले लोग तैयार किए जाते हैं, हूरें जहां पर मिलती है ना, जिनको कहा जाता है 72 हूरें मिलेंगी, उनका ख्वाब दिए जाते हैं। वो 16-17 साल के लड़के होते हैं जिनको कोई समझ नहीं होती, उनको उनका ब्रेन वॉश किया जाता है, उनको यहाँ ट्रेन किया जाता है कि तुमको अगर तुम ये करोगे अल्लाह के नाम पे अल्लाह खुश होगा, तुमको ऊपर जाओगे तुमको 72 हूरें मिलेंगी। वो लोग इतनी छोटी उम्र के इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और उनको पता ही नहीं चलता क्या करते हैं, वो अपनी जान खो बैठते हैं। तो ये टारगेट हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था और ये हमारे पास स्टिक इन्फॉर्मेशन थी और इस स्टिक इन्फॉर्मेशन लेकर हमने जो आपने अभी इससे पहले दिखा, इस बार तो हमने उन लोगों के मूवी बंद कर दी जो बोलते प्रूफ मांगते हैं। हमने जिंदा सर मसूद अजहर खुद अगर आकर कहता है कि मैं भी मर जाता तो अच्छा होता, तो वो खुद जो मौत मांग रहा है, मतलब और किसी की पुष्टि की क्या जरूरत कि वो खुद ही यहाँ पर बता रहा है, तो इससे बड़ी चोट और क्या होगी। प्रेस ब्रीफिंग में भी हमने वीडियो भी दिखा दिया ताकि लोग बोले ना कि आपने किया ही नहीं। लाइव टेलीकास्ट खुद उनके चैनल्स पर हुआ है, तो इस बार तो कोई शक और शुबा है ही नहीं। लेकिन सर्जिल की भी अगर मैं फटाफट से बात कर लूं दूसरे इमेज आने से पहले, सर आपको याद होगा मार्च में किस तरह से जो पुलिस पर अटैक किया गया था, वो आतंकवादी जो हैं उनको इस सर्जिल में ट्रेनिंग दी गई थी। देखिए पाकिस्तान इज वेरी क्लियर, एक टेरर फैक्ट्री है। इट इज देयर बिगेस्ट एक्सपोर्ट फ्रॉम पाकिस्तान इज टेररिज्म। उसके अलावा उन्होंने ये वेरियस फैक्ट्रीज फिदाइन कहीं बनाई है, कहीं जो पर्टिकुलर टाइप का अटैक्स करने के लिए वो सब जगह बनाई हुई है। अब हमारे पास ये इंटेलिजेंस थी कि कहाँ कहाँ पर ये फैक्ट्रीज हैं, कहाँ कहाँ पर हमें अटैक कर रहे हैं, और हमने बाकायदा उनको चूज कर कर उन पे अटैक किया है और ये पाकिस्तान को एक बहुत ही करारी चोट पहुंचाई है। जो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट इंडस्ट्री है उसको एक चोट पहुंचाई है हमने। बेसिकली एक्सपोर्ट जो टेररिस्ट एक्सपोर्ट इंडस्ट्री है वो अब कहां तक कब तक खड़ी रहेगी, और अगर फिर खड़ी होगी तो हम फिर अटैक करेंगे उस पे। अब ये पाकिस्तान को क्लियर सिग्नल इंडिया ने भेज दिया है। बिल्कुल क्लियर सिग्नल यहां पर भेज दिया है। और पॉलिसी क्या है पाकिस्तान को लेकर भारत सरकार की, मोदी सरकार की, ये भी यहां पर क्लियर कर दिया है। लेकिन ये न्याय की लड़ाई है, ये इंसाफ का जो युद्ध है वो इस वक्त यहां पर चल रहा है और ऑपरेशन सिंदूर इसको नाम दिया गया। हालांकि ऑपरेशन सिंदूर जो है ना, ये बार बार एकदम हिट कर रहा है और दरअसल इसलिए इसको रखा भी गया था कि उन सिंदूरों को, उन सुहागों को जो आपने उजाड़ा है ना, ये उसी का दरअसल बदला है और चुन चुन कर वो बदला लिया गया है। लेकिन इसको, इस ऑपरेशन को अंजाम कैसे दिया गया वो भी हम अपने एक्सपर्ट से यहां पर समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि स्कैल्प मिसाइल की यहां पर बार बार से बात हो रही है। सर मैं ये भी समझना चाहूंगी, एक बार पहले हम कमांडर अतुल का भी एक रिएक्शन ले ले, फिर मैं आपके पास आऊंगी सर, क्योंकि मैं आपको ये समझना चाह रही हूं कि किस
किस तरह से अंजाम दिया गया, एक से ज्यादा इसमें हम देखें जो फाइटर जेट जो हमारे हैं कितने इसमें लगे, क्या सब को एक एक को अलग अलग टारगेट जो है वो दिया गया था, किस तरह से इसको अंजाम दिया गया होगा? देखिए ये डिटेल्स जो पूरी आएंगी, ये मिलिट्री अभी इसको रिलीज़ करेगी, इसकी असेसमेंट भी होगी आगे चल के। ये कहना तो बड़ा मुश्किल है कि एग्जैक्टली कैसे इसको एग्जीक्यूट किया गया है। इसमें हमने अपने प्रिसीशन गाइडेड म्यूनिशन यूज़ करे हैं, हम अपने हवाई जहाज यूज़ किए हैं, जैसे एयर कमोडो साहब ने कहा। इसमें हमने बहुत ही और हमारी जो पायलट्स हैं जो बड़े ही उम्दा किस्म के हमारे पायलट हैं, उनको हमने इस्तेमाल किया है। तो ये हर टारगेट एग्जैक्टली क्या है ये मैं नहीं कह पाऊंगा अभी, क्योंकि मेरे को इसकी जानकारी भी नहीं है, क्योंकि आगे चलते जैसे जैसे आएगा मिलिट्री रिलीज करेगी। जैसे कॉमोडोर सर ने कहा थोड़ी देर पहले, सर आप कह रहे थे ना कि एकदम वो अपने जो टारगेट है उसको एकदम वो स्कैल्प, दरअसल वो स्कैल्प मिसाइल रही है, वो एक 1 to 2 मीटर के रेंज के अंदर प्लस माइनस में जगह अटैक करता है। तो वही हमारे इसीलिए इसको प्रिसीजन गाइडेड कहते हैं। बिल्कुल एक प्रिसाइज लोकेशन के ऊपर हिट करता है, नहीं तो इतनी छोटी सी लोकेशन बिल्डिंग में उस पर्टिकुलर जगह पे एक डॉट हिट करना पॉसिबल ही नहीं। तो इस बिल्कुल सही किया, और इसका वेट लगभग, सर हमने देखा है, सुना है कि इधर उधर और फिर ह्यूमन राइट्स वाले भी आ जाते हैं, फिर वो अपना वो कहना, मैं इसीलिए तो कह रही हूं सर कि ये एक रिकॉर्ड है, ये एक मिसाल है, ये मिसाइल। ये सबक हमने कारगिल में सीखा, जब वो पहाड़ी के ऊपर बैठे होते हैं, पहाड़ी सिर्फ 6 मीटर बाय 6 मीटर की होती, अगर वो हमारा बॉम्ब 1 मीटर भी इधर गिर जाए तो वे बेकार हो जाए, खाई में गिरेगा। इसलिए वहां सीखा, इसलिए ये मिसाइल 300 ग्राम के आसपास का है और इसकी रेंज 300 किलोमीटर तक है। तो हमको 300 किलोमीटर अंदर जाने की जरूरत नहीं है। हमने जो टारगेट रखे हैं सारे 90 से 100 किलोमीटर के अंदर की रेंज में, हमको वहां जाने की जरूरत नहीं है, हम आराम से इसको कर सकते हैं। और ये नीचे ग्राउंड हगिंग मिसाइल जाता है और प्रिसाइजली हिट करता है, और अंदर जाने के बाद ये इमीडिएटली बर्स्ट नहीं करता है, डिले होता है फ्यूज, उसके बाद बर्स्ट करता है, और इसका जो कहर रहता है वो देखने लायक होता है, वो दिख रहा है, और वो दिख रहा है, वो दिख रहा है, वो दिख रहा है। इसमें इंपॉर्टेंट बात एक ये भी मैं कह दूं कि ये देखिए पाकिस्तान के रडार्स इनको हमारे मिसाइल्स को नहीं पिक कर पाए। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो स्टेल्थ म्यूनिशन और जो प्रिसिशन गाइडेड म्यूनिशन हमने यूज किया इसमें, वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमने यूज किया इसमें। हालांकि मैं सेना से राजनीति की बात नहीं करना चाहती, लेकिन हमारे कुछ पॉलिटिशियंस थे जो राफेल को लेकर सवाल उठा रहे थे। आपने वो पिक्चर्स भी देखी होगी, किस तरह से नींबू मिर्च लटकाए राफेल का मजाक उड़ाते हुए, लेकिन आज वही राफेल है जो इस तरह से एकदम काम तमाम कर आ जाता है। मैंने उसका जवाब देने के लिए मैं कहूंगा, इस जो भी हुआ अभी तक उसको मैं 3 हिस्सों में बांटूंगा। अभी तक क्या हुआ, आज क्या हुआ, और कल अभी क्या होने वाला है। जो अभी तक हुआ वो हमने 15 दिन जो वेट किया, नींबू मिर्ची लटका के वेट नहीं किया, हम इंतजार कर रहे थे, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर कर रहे थे, उनको अंडर प्रेशर रखा हुआ था और हम अपनी तैयारी कर रहे थे। और वैसे भी कर्नल शशांक ये कहा जाता है ना कि छल से ही तो आपको, तो इसीलिए पूरा एक वॉरफेयर जो है वो एक पूरा प्लेटफॉर्म जो है वो तैयार किया गया, और उसके बाद चोट कर दी गई। वो सायरन बजने का इंतजार करते रह गए और यहां सायरन बजा दिया। एग्जैक्टली वही तो मैं आपको भी बोल रहा हूं कि ये पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल है जिसमें वॉरफेयर का, आज के वॉरफेयर का जितने टेनेट्स होते हैं, चाहे वो डिसेप्शन हो, चाहे वो प्लानिंग हो, ये सारे के सारे एक साथ जोड़कर इतना उम्दा तरीके से इसको एग्जीक्यूट किया गया है। एंड दैट the reason behind this is because हमारी डिफेंस फोर्सेस completely प्रोफेशनल है। they are not like the other armies जहाँ की पॉलिटिकल इंट्रूजन है और अदर चीज़ें। यहाँ पर इतनी प्रोफेशनल आर्मी है कि उन्होंने सिर्फ इसके ऊपर फोकस करा है कि हम कौन कौन से वॉर के जो प्रिंसिपल्स हैं उनको इस्तेमाल करके हम किस तरीके से ऐसे टारगेट्स यूज़ करें और उनको कैसे एग्जीक्यूट करें। वाइल द पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो अपना काम कर रहे हैं, उन्होंने जो एट हायर लेवल जो उन्होंने छलावा जो क्रिएट करना था, जो उन्होंने देश दुनिया भर को मैसेज देना था, वो उन्होंने क्रिएट किया। बट एट द ऑपरेशनल लेवल द आर्मी एंड द डिफेंस फोर्सेस दे हैव डन अ वंडरफुल जॉब। बिल्कुल, और अभी भी लेकिन चैलेंजेस जो हैं वो खत्म नहीं हुए हैं, अभी भी बड़े फैसले जो हैं वो लगातार लिए जा रखे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार उस पर भी नजर बनाए हुए हैं, उनको डिटेल्स जो रिपोर्ट हैं वो लगातार दी जा रही है और कई बड़े फैसले भी लिए जा रहे हैं, डेवलपमेंट लगातार हो रही है, इस पर रहेगी हमारी नजर। आप तीनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और हमारे इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही, लेकिन इस बड़ी खबर पर और उन डेवलपमेंट्स पर हमारी नजर बनी हुई है।